28 ईयर्स लेटर मूवी की शुरुआत में एक घर में कुछ बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी आता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक कर देता है। उन्हीं बच्चों में एक लड़का होता है जिसका नाम है जिमी। जब जिमी दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उसकी मॉम उससे कहती है तुम भाग जाओ यहाँ से, तो जिमी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक चर्च की तरफ जाता है जहाँ उसके डैड रहते हैं, जो कि चर्च में एक पादरी हैं। उसके डैड उससे कहते हैं टेंशन मत लो बेटा, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम बस छुप जाओ। और वो जिमी को एक क्रॉस भी देते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। जिमी के डैड उससे कहते हैं कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाए और जिमी वहाँ से भाग जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसके डैड को काट लेते हैं। अब जिमी किधर गया ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर 28 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लैंडिस्फर्न एक आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ना कोई उसके अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। इसी वजह से बचे कुछ लोग आइलैंड के अंदर रहते हैं एक छोटी सी विलेज में, और वो वहाँ पर सेफ हैं। इस आइलैंड पे जितने भी लोग रहते हैं सब मिलके रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि चारों तरफ समुंदर है तो ये लोग मोस्टली मछली पकड़ के गुजारा करते हैं और कभी कभी थोड़ा शिकार भी कर लेते हैं। यहाँ हम 12 साल के स्पाइक को देखते हैं जो अपने पापा जेमी के साथ रहता है। उसकी मॉम का नाम आयला है और वो काफ़ी बीमार भी हैं, लेकिन उन्हें क्या बीमारी है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। अब जेमी जो एक ब्रिटिश बंदा है स्पाइक को शिकार पे ले जा रहा होता है। जब ये बात स्पाइक की माँ आयला को पता चलती है तो वो जेमी पे गुस्सा हो जाती है। वो जेमी को डांटती है कि तुम इसे कैसे ले जा सकते हो। स्पाइक फिर अपनी मॉम को समझाता है कि मैं शिकार पे नहीं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब वो अपनी माँ को थोड़ा बेवकूफ़ बना देता है। तब जाके उसकी मॉम शांत होती हैं और स्पाइक अपने पापा के साथ निकल जाता है। उनके घर में एक बुढ़ा आदमी भी रहता है जिसका नाम सैम है। वो भी उनके साथ ही काम करता है और वहीं रहता है। अब स्पाइक अपने पापा के साथ घर से निकलता है। बाकी सब लोग स्पाइक का वेलकम करते हैं और उसे ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसका पहला शिकार ट्रिप है जंगल में। शिकार पे जाने से पहले स्पाइक को सब रूल्स और सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। उन्हें साफ साफ कह दिया जाता है कि गेट के बाहर जाने के बाद हम तुम्हारे कोई भी नहीं हैं। अगर जंगल में खो गए तो तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आएगा। पर स्पाइक को ऑलरेडी सारे रूल्स पता होते हैं। अब स्पाइक अपने पापा के साथ निकल जाता है। तब हमें ये पता चलता है कि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ समुंदर के अंदर एक सीक्रेट रास्ता है। जब समुंदर का पानी नीचे चला जाता है तभी वो रास्ता दिखाई देता है। उस टाइम पर ये लोग उस रास्ते से क्रॉस करके समुंदर पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आ जाता है फिर वो रास्ता टोटली छुप जाता है और कोई भी उसे क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही पानी नीचे आता है ये लोग तुरंत रास्ता क्रॉस करके मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक पहली बार इस जगह पर आया होता है और इतनी बड़ी जगह देखकर थोड़ा घबरा भी जाता है। उसके पापा उससे कहते हैं कि यहाँ कुछ गाँव भी होते हैं, लेकिन हमें उन गाँव से दूर रहना है। फिर ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है तो ज़मीन पर रेंग रहा होता है। स्पाइक के पापा उससे कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ रेंग कर शिकार करते हैं, ये भाग नहीं सकते, इसलिए इनसे हमें ज़्यादा डेंजर नहीं है। इनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है, इसलिए इन्हें मारना है तो सीधा गले पे तीर मारना पड़ता है। जेमी स्पाइक से कहता है कि अब तुम अपना पहला शिकार करो, तो स्पाइक तीर कमान निकालता है और ज़ॉम्बी के गले में तीर मार देता है। वो ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है, लेकिन वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें उसके पापा मार डालते हैं। इस तरह स्पाइक का पहला शिकार सक्सेसफुल हो जाता है और उसे बहुत खुशी होती है। फिर वो दोनों और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि काफ़ी सारे जानवर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ऐसा सीन उन्होंने पहली बार देखा होता है। अब चलते चलते स्पाइक और उसके पापा यानी कि जेमी एक पुराने घर तक पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेना होता है, लेकिन घर के अंदर उन्हें कुछ भी यूज़फुल नहीं मिलता। तभी एक कमरे से आवाज़ आती है। जब वो दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो उल्टा लटका हुआ होता है, जिसे कुछ कौवे काट रहे होते हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा होता है लेकिन इन्फेक्टेड होता है, यानी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। जेमी फिर स्पाइक से कहता है इसे तीर मार दो, लेकिन स्पाइक डर जाता है और ये काम नहीं कर पाता। जब जेमी बार बार कहता है तब स्पाइक हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी आदमी को तीर मार देता है और उसे वहीं मार डालता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हैं। जंगल में उन्हें कुछ डेड बॉडीज़ मिलती हैं जो बहुत ही बुरे हाल में होती हैं। जेमी जब आसपास देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये काम किसी नॉर्मल ज़ॉम्बी का नहीं बल्कि रेज वायरस का है। जब किसी में रेज वायरस चला जाता है तो वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा डेंजरस बन जाता है।
ऐसे ज़ॉम्बीज़ ना सिर्फ स्ट्रांग होते हैं बल्कि वो सोच भी सकते हैं, इसलिए जेमी स्पाइक से कहता है हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर ये दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुँचते हैं। उन्हें वो मैदान क्रॉस करना होता है। तभी वो देखते हैं कि सामने से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वो चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और इंसानों का पीछा भी कर सकते हैं। जेमी कहता है हमें इनसे बचना होगा और वापस भागना होगा, तो ये तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाते हैं। जेमी चलते चलते कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन स्पाइक अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो चलते चलते किसी ज़ॉम्बी को मार पाए, तो वो कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों को एक घर दिखाई देता है, तो ये दोनों तुरंत उस घर की तरफ भाग जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं। जेमी वहां भी अपने तीर कमान से काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर किसी तरह वो दोनों उस घर के अंदर छुप जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। जेमी कहता है आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर गए तो अल्फा ज़ॉम्बीज़ हमें ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ आइलैंड पे जितने भी लोग होते हैं सब स्पाइक और उसके पापा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। स्पाइक पहली बार घर से बाहर गया है, इसलिए सब लोग उसका वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन स्पाइक और उसके पापा जेमी अभी तक वापस नहीं आए, क्योंकि वो अभी भी उसी घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि अल्फा ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख रहे हैं, यानी वो नीचे कहीं छुपे हुए हैं और बस इस इंतज़ार में है कि ये लोग कब बाहर निकलें, इसलिए जेमी कहता है कि रात यहीं बितानी पड़ेगी। तभी स्पाइक दूर एक आग जलती हुई देखता है। वो अपने पापा से पूछता है पापा ये क्या है। उसके पापा कहते हैं मुझे भी नहीं पता, ये आग कौन जला रहा है, इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि कभी मैं दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ नहीं गया हूँ। अब रात को जेमी और स्पाइक सो जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ जानवर उस घर के पास दौड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पुरानी बिल्डिंग हिलने लगती है। घर बहुत पुराना होता है, इसलिए वो टूटकर गिरने लगता है। तब स्पाइक और जेमी तुरंत बाहर भाग जाते हैं और उनके निकलते ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। जेमी कहता है अब हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें घर वापस जाना होगा। पर समस्या ये होती है कि अब पानी का लेवल ऊपर आ चुका होता है। जेमी कहता है पानी अभी भी घुटनों तक ही होगा, हमें किसी तरह क्रॉस करना पड़ेगा। अब दोनों भाग के समुंदर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो रास्ता दिखाई देता है और वो रास्ता पार करने लगते हैं। अब जब वो सेफली क्रॉस कर लेते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें दिखता है कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा है। ये देख के दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत घर की तरफ भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी इनसे भी ज़्यादा तेज भागता है। रास्ते में स्पाइक गिर जाता है। दोनों के पास अब कोई तीर कमान भी नहीं होता, तो वो फाइट भी नहीं कर सकते। बट किसी तरह दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और चिल्ला के मदद मांगते हैं। तब उनके साथी लोग जाग जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के अटैक करने से पहले ही उसे मार देते हैं। तब जाके जेमी और स्पाइक को घर के अंदर वापस लाया जाता है। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। अब ये उनका पहला मेनलैंड का एक्सपीरियंस था। स्पाइक के लिए तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था, इसलिए उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं। पार्टी के दौरान स्पाइक देखता है कि उसके पापा एक लड़की के साथ जा रहे हैं और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। स्पाइक जब अपने पापा को किसी और लड़की के साथ देखता है तो वो दुखी हो जाता है और अपनी मॉम के पास चला जाता है। उनके घर में सैम नाम का एक बुढ़ा आदमी भी रहता है। स्पाइक को सैम से बात करता है और कहता है मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि मेरी मॉम कैसी हैं। सैम कहता है ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। स्पाइक फिर सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक जगह आग जलती हुई देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई थी। तब सैम कहता है वो आग डॉक्टर कैल्सन नाम के एक आदमी ने लगाई होगी, क्योंकि वो 30 साल पहले मेरा दोस्त था, लेकिन किसी वजह से वो जंगल में रह गया और मैं यहाँ आ गया। मुझे नहीं लगा था कि वो अभी भी जिंदा होगा। अब सुबह जेमी घर वापस आ जाता है। तब स्पाइक अपने पापा पर गुस्सा होता है। वो कहता है आप तो दूसरी लड़कियों के साथ टाइम बिताते हो, मॉम की तो आपको परवाह ही नहीं है, बस हमें अकेला छोड़ दो। स्पाइक फिर ये भी कहता है और आपने डॉक्टर कैल्सन के बारे में भी झूठ बोला, हो सकता है वो डॉक्टर हमारी मॉम का इलाज कर सके। जेमी कहता है वो डॉक्टर नहीं है, वो एक पागल आदमी है। हमने उसे एक बार देखा था जब वो लाशों को जला रहा था, उसने हमें देखा भी था, पर हम डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। फिर सुबह स्पाइक एक जगह जानबूझकर आग लगा देता है और सब लोगों को बताता है आग बुझानी पड़ेगी। तो जो लोग गेट पे सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वो भी आग बुझाने के लिए वहाँ भाग जाते हैं।
तब स्पाइक चुपके से बिना किसी को बताए अपनी मॉम को उठाता है और मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी मॉम से कहता है एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है, इसलिए मैं आपको उसके पास ले जा रहा हूँ। और इस तरह स्पाइक और उसकी मॉम एक लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। शाम होने लगती है, इसलिए स्पाइक और उसकी मॉम एक पुराने टूटे फूटे घर यानी कि खंडर में रुक जाते हैं। स्पाइक अपनी मॉम से कहता है आप आराम करो, मैं रात भर देखता रहूँगा, और वो गार्ड बनकर बैठ जाता है। लेकिन स्पाइक अभी छोटा बच्चा होता है, इसलिए उसे रात में नींद आ जाती है और वो भी वहीं पर सो जाता है। अब इस एरिया में कुछ ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं। रात को वही ज़ॉम्बीज़ उस खंडर के पास आ जाते हैं। तब स्पाइक की मॉम अचानक एक ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है। सुबह जब वो उठती है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने ज़ॉम्बी को कैसे मारा, मतलब उसे कुछ बातें याद रहती हैं और कुछ भूल जाती हैं। दूसरी तरफ मेनलैंड में कुछ सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आते रहते हैं। वो कई ज़ॉम्बीज़ को गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। सिर्फ एक सोल्जर एरिक बचता है जो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अब स्पाइक और उसकी मॉम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों खेतों में से गुजरते हैं। स्पाइक की मॉम उसे ही अपना हस्बैंड बुला रही होती है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता है जो एक्चुअली जिम होता है। इस मूवी की फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। स्पाइक इस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो स्पाइक और उसकी मॉम भाग के एक गैस स्टेशन में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ गैस फैली होती है और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं और उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वही बचा हुआ सोल्जर एरिक वहाँ आ जाता है और गोली चला देता है। गैस होने की वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है, सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। स्पाइक और उसकी मॉम किसी तरह बच जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब वो सोल्जर भी उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। सोल्जर बताता है मैं स्वीडन से आया हूँ, हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, पर इस बार मेरी पूरी टीम मर गई है, मैं ही बस जिंदा बचा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। ये लोग बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाके एक जगह रेस्ट करते हैं। स्पाइक अपने साथ काफ़ी सारे सेब लाया होता है जो वो सोल्जर को दे देता है। सोल्जर के पास एक फ़ोन भी होता है। स्पाइक ने पहली बार एक फ़ोन देखा होता है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। स्पाइक फिर सोल्जर को बताता है मेरी मॉम को हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो डॉक्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने आइलैंड ले जा सकता हूँ, वहाँ तुम सेफ रहोगे। आगे चलते चलते इन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही होती है। स्पाइक की मॉम ट्रेन के अंदर देखने जाती है और देखती है कि एक ज़ॉम्बी वहाँ प्रेग्नेंट है और बेबी डिलीवर करने वाली है। अब स्पाइक की मॉम उस ज़ॉम्बी की मदद करती है और वो ज़ॉम्बी एक छोटा बेबी डिलीवर करती है। सरप्राइजिंगली बेबी बहुत हेल्दी होता है। जब ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी सोल्जर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। सोल्जर कहता है इस बेबी को यहीं छोड़ दो, ये डेंजरस हो सकता है, पर आइला बेबी को छोड़ने से मना कर देती है। तभी दी अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है जो सोल्जर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये देखकर स्पाइक और आइला को तुरंत वहाँ से भागना पड़ता है और अब वो ज़ॉम्बी स्पाइक और उसकी मॉम के पीछे पड़ जाता है। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पर बहुत सारे तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर तीरों का कोई असर नहीं होता। जब ज़ॉम्बी इन दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तब पता चलता है कि वो आदमी डॉक्टर कैल्सन है जो इसी एरिया में रहता है। डॉक्टर कैल्सन इन दोनों से कहता है जब तक ज़ॉम्बी होश में न आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो स्पाइक और आइला को अपने बेस छुपने की जगह पर ले जाता है जहाँ वो अकेला रहता है। उस जगह पर डॉक्टर ने हड्डियों से बनाए हुए कुछ आइटम्स रखे होते हैं और काफ़ी सारी खोपड़ियाँ भी होती हैं। वो कहता है मैं यहीं रहता हूँ, बहुत टाइम बाद तुम लोग पहले इंसान हो जो मुझसे बात कर रहे हो, वरना इधर बस ज़ॉम्बी सी दिखते हैं। तब स्पाइक डॉक्टर से कहता है कि मुझे मेरी मॉम का इलाज कराना है। डॉक्टर कैल्सन कहता है मेरे पास कोई भी प्रॉपर मशीन या कोई भी टूल नहीं है जिससे मैं चेक कर सकूं कि तुम्हारी मॉम को क्या बीमारी है। स्पाइक फिर बताता है रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने बेबी को जन्म दिया था, ये बेबी मेरी मॉम लेकर आई हैं और बेबी बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर कैल्सन कहता है इस बेबी को दूध चाहिए होगा, सिर्फ पानी से ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर डॉक्टर कैल्सन इल्सा यानी कि स्पाइक की मॉम को चेक करना स्टार्ट करता है। काफ़ी देर तक चेक करने के बाद वो फाइनली कहता है
तुम्हारी मॉम को कैंसर है और मेरे हिसाब से उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तब स्पाइक की मॉम उसे कहने लगती है कि मुझे पहले से लग रहा था कि मुझे कैंसर हो सकता है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें ये बात कोई और बताए, मैं खुद अपने मुंह से नहीं कह पाई। अब स्पाइक को जब ये सच पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को समझाता है, वो कहता है इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन मरना ही होता है, कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से जाता है। तुम्हें अपनी मॉम के लिए इतना सैड नहीं होना चाहिए, ये लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। स्पाइक की मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है चिंता मत करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर डॉक्टर कैल्सन आइला को एक अलग जगह ले जाता है, मतलब वो उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वो आइला की खोपड़ी यानी कि स्कल लेके वापस आता है और स्पाइक से कहता है इस खोपड़ी को उस जगह लगा दो जहां तुम्हें लगता है कि ये इसका असली प्लेस है। तो स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के ऊपर जहां और खोपड़ियां लगी होती हैं अपनी मॉम की खोपड़ी सबसे ऊपर लगा देता है। तभी वही ज़ॉम्बी वापस होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश किया गया था। तब स्पाइक और डॉक्टर कैल्सन छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर कैल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक टाइम पर एक्शन लेता है और ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है। इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। डॉक्टर कैल्सन फिर से स्पाइक से कहता है इस बेबी को ले जाओ और वापस अपने आइलैंड चले जाओ। तब स्पाइक निकल पड़ता है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता, वो जंगल के अंदर ही रह जाता है और बेबी को एक जगह गेट पे लटका देता है ताकि लोग उसे देख सकें। जो लोग आइलैंड में रहते हैं वो बेबी को देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये बेबी स्पाइक ने ही छोड़ा है। जब ये बात स्पाइक के पापा जिमी को पता चलती है तो वो तुरंत मेनलैंड की तरफ भागते हैं, लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ गया होता है इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाते। अब हम स्पाइक को देखते हैं जो एक जगह अकेला बैठा होता है। अब वो जंगल में अकेला रहने वाला है और मेनलैंड की और अंदर तक जाने का प्लान करता है, लेकिन तब भी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। स्पाइक कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, उनमें से एक लड़का होता है जो काफ़ी सारा गोल्ड पहना होता है और उस लड़की का नाम जिमी होता है। ये वही जिमी है जिसके पापा चर्च में पादरी थे और जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया होता है मूवी की स्टार्टिंग में। जिमी ने आज भी वो क्रॉस पहना होता है। जिमी स्पाइक से कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके साथ काफ़ी दोस्त भी होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जिमी के दोस्तों ने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है। फिर जिमी स्पाइक से पूछता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? स्पाइक हाँ बोल देता है और वो इन सब के साथ निकल पड़ता है। और इसी के साथ 28 ईयर्स लेटर मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।